जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल फरूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक में हमने चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन जेनेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट लेक्चर में हमने डोमिनेंस रिलेशन सारे कंप्लीट पढ़े थे कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट क्या है, को डोमिनेंस क्या है और ओवर डोमिनेंस क्या है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये इंतहाई अहम है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस घुमा फिरा के एमसीक्यूज एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और लॉन्ग क्वेश्चन तो ये पूरा बनता ही है। ठीक है, तो 18 और 22 का पेयर अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ने से पहले एक टॉपिक छोटा सा बुक में लिखा हुआ है मल्टीपल अलील्स का, क्योंकि इसका जिक्र एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में होना है मल्टीपल अलील्स का, इसलिए जो है ना वो पहले मल्टीपल अलील्स के छोटे छोटे टॉपिक को देख लेते हैं और फिर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पे जो है ना जंप करते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो है ही है, वैसे भी डेली लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि कोई कहता है जी मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, कोई कहता है मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, कोई कहता है मेरा ए है। तो ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये क्या हैं, ये कैसे बन रहे हैं, किस तरह पता चलेगा किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, और कौन किसको ब्लड ग्रुप अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन कौन किससे ब्लड ले सकता है, किस ब्लड ग्रुप को हम किस ब्लड ग्रुप में ट्रांसफ्यूज करेंगे। ये आज हमारा सारा आज का टॉपिक होगा, और जो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर भी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की सर्जरी है, किसी का ऑपरेशन है, तो अक्सर वो कहते हैं जी कि ब्लड चाहिए, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। तो किस तरह पता चलेगा कि हम कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस को डोनेट कर सकते हैं, तो ये सारी बात जो है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले जो छोटा सा टॉपिक लिखा है मल्टीपल एलील्स, उसको देख लें। मल्टीपल का मतलब क्या है? ढेर सारी। मल्टीपल का मतलब मैनी, काफी सारी। अलील्स, अलील्स का मतलब है द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड अलील्स। एक ही जीन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो डिफरेंट कॉपीज हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको हम बोलते हैं अलील्स। ये बात तो पहले लेक्चर में ही हो चुकी है। द पार्टनर्स ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड अलील्स एंड द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड अलील्स। ये तो पहले लेक्चर की बात है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि जी एक जीन है उसकी दो अलील्स होंगी, जिस तरह यहाँ पे पढ़ा था हमने उसमें मेंडल्स लॉज में पढ़ा था कि कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट हो गई तो प्लांट जो आया ना वो आया राउंड। ठीक है, ये थी कंप्लीट डोमिनेंस। अब ये जो जीन है, ये जीन है आर। इस जीन की दो अलील्स हैं, एक है कैपिटल आर, एक है स्मॉल आर। इसके अलावा कोई और अलील पढ़ी थी हमने? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो आर जीन है इसकी दो अलील्स हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर तो एक जीन की दो अलील्स हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो सही है, फिर तो उसको हम, चूंकि दो ही हैं, एक एक जीन की दो ही अलील्स हैं, फिर उसको हम मल्टीपल अलील्स नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी जीन है जिसकी दो से ज्यादा अलील्स हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी जीन है जिसकी दो से ज्यादा अलील्स हैं तो फिर ऐसी जीन को बोलेंगे मल्टीपल अलील। फॉर एग्जाम्पल, एक जीन है आई, जिस तरह ब्लड ग्रुप की जीन है। ठीक है, इस जीन के अंदर तीन अलील्स हैं, इस जीन के पास एक जीन आई ए है, एक जीन आई बी है और एक जीन स्मॉल आई। ठीक है, तो तीन तरह की अलील्स हैं जीन आई के पास, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, तो अब इस जीन की जो जीन आई है, कितनी अलील्स हैं? दो है? नहीं, कितनी है? तीन है। तो इन तीनों अलील्स को, जो कि जीन आई की हैं, इनको बोलेंगे मल्टीपल अलील्स, क्योंकि दो से ज्यादा हो गई। तो किसी भी जीन की अगर दो से ज्यादा अलील्स हैं तो उसको बोलेंगे मल्टीपल अलील्स। एक ऐसी जीन है जिसकी चार अलील्स हैं, तो जो उसकी अलील्स हैं उनको क्या बोलेंगे? मल्टीपल अलील्स। एक ऐसी जीन है उसकी 10 अलील्स हैं, तो वो जो आपस में सारी 10 की 10 अलील्स हैं उनको क्या बोलेंगे? मल्टीपल अलील्स। ठीक है, इस तरह से 300 प्लस अलील्स भी एक जीन की डिस्कवर हो चुकी हैं। कुछ ऐसी जीन्स हैं जिनकी 200 300 अलील्स हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, वो ये बात याद रखनी है कि एक इंडिविजुअल में उस एक जीन की कोई से दो अलील्स ही होंगी। एक इंडिविजुअल में एक जीन की दो अलील्स ही होंगी, मतलब एक जीन है उसकी 100 अलील्स हैं, लेकिन एक इंसान में दो ही होंगी उसकी, उन 100 में से कोई सी दो। एक जीन है उसकी तीन अलील्स हैं, जिस तरह यहां पे हमने पढ़ा आई ए, आई बी, आई छोटी आई। इनमें से कोई सी दो ही होंगी एक इंडिविजुअल में एक वक्त में। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, और वो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ऐसा ही है ना? तो उसमें एक अलील इस तरफ होगी और एक इसके सामने लोकस पे होगी, है ना? एक अलील एक होमोलोग पे होगी, दूसरी अलील दूसरे होमोलोग पे होगी। तो अब इन तीन में से कोई सी दो ही हो सकती है, या तो आई ए आई बी कर लो, या फिर आई ए कर लो, या फिर आई बी कर लो, या फिर आई ए और स्मॉल आई कर लो, या फिर आई बी और स्मॉल आई कर लो। इनमें से कोई सी भी दो ही होंगी, तीन में से दो। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई 100 अलील्स भी हैं किसी जीन की, एक इंडिविजुअल में उस जीन की कितनी अलील्स होंगी? उनमें से सिर्फ दो। क्यों दो होंगी? क्योंकि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, उन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, 23 तो पहला क्रोमोसोम, अगर पहले क्रोमोसोम पे अगर अलील पड़ी है, जीन पड़ी है, तो पहले क्रोमोसोम के एक होमोलोग पे 23 के पहले पे और दूसरे 23 के सेट के पहले पे, दोनों पे एक एक अलील होगी। ठीक है, तो एक जीन की एक इंडिविजुअल में दो ही अलील्स होंगी हमेशा, चाहे उस जीन की जितनी मर्जी अलील्स हो, वैसे कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करती हूँ, दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ, नेचर में एग्जिस्ट करती हूँ, लेकिन एक इंसान में
किसी भी इंसान में उसकी उन सारों में से कोई सी 2 एलील्स होंगी, ठीक है। तो जो ये जीन है जिसकी बहुत सारी एलील्स हैं और ये जो एलील्स हैं डिफरेंट ढेर सारी, जिसका नंबर 2 से ज्यादा है जिनका नंबर, उनको बोलेंगे मल्टीपल एलील्स। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील्स। समझ में आ रही है बात की? ये एक जीन की इतनी इतनी कॉपीज और इतनी इतनी टाइप्स और इतनी इतनी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स एलील्स कैसे बन गई? म्यूटेशन से। अभी जो जीन आपको नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी नाम लिखते हैं जीन का, जीन आर या जीन आई, ये जो जीन आई है, असल में ये आई तो नहीं ना है क्रोमोसोम के ऊपर, असल में तो क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है। और वो डीएनए के ऊपर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, जिसमें कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, ए टी जी सी 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 ए जी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीन का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हो सकता है। क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 20 में जीन की डेफिनेशन पढ़ी है, जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच स्पेसिफाइज द पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। यानी ये कि जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है वो खास एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमिन करेगा जो कि एक प्रोटीन बनवाएगा। तो असल में एक जीन ने क्या बनवाना है? एक प्रोटीन बनानी, ठीक है। पहले जीन से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और फिर मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो असल में जो जीन आई हमें नजर आ रही है, ये क्या है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, ठीक है। अब उस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में अगर म्यूटेशन हो जाए, कोई 2-4 जगह पर अगर कोई न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो जाए, तो जब न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो जाएंगे डीएनए के ऊपर, तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स चेंज हो जाएंगे। जब उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स चेंज होंगे तो जो अमीनो एसिड लगेगा उस प्रोटीन के अंदर, वो अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। तो जब अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो वो जो प्रोटीन बनेगी, वो प्रोटीन भी क्या बनेगी? चेंज बनेगी। तो इसलिए वो जो डीएनए अब जो चेंज हो गया है, अब उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस की वजह से नई प्रोटीन बन रही है, जो कोई डिफरेंट तरह की प्रोटीन बन रही है। तो अब ये जो जीन थी और इसका जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, अब मैं इसे कहूंगा कि ये उस जीन की कॉपी आ गई, ठीक है। अब इसको बोलूंगा कि उसकी अलील बन गई। तो इस तरीके से एक जीन की मल्टीपल अलील्स बन सकती हैं डीएनए में म्यूटेशन आने से, ठीक है। तो इस तरह से 200-200, 300-300 अलील्स बन सकती हैं। क्यों आप बन रही हैं अलील्स बन रही है? डीएनए में म्यूटेशन आ रहा है। असल में जीन के अंदर जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें म्यूटेशन आ गई, तो उस जीन की एक और फॉर्म आ गई। फिर में उसमें और म्यूटेशन आ गई, उसमें और उसकी एक और फॉर्म आ गई, उसको कह दिया उसकी अलील, फिर उसकी एक और अलील, उसकी एक और अलील। और वो डिफरेंट अलील्स डिफरेंट प्रोटीन्स बनवा रही है। जो पहली अलील बनवा रही थी वो प्रोटीन तीसरी अलील नहीं बना रही, वो अलील पांचवी अलील वो प्रोटीन नहीं बनवा रही। हर कोई अपना अपना काम कर रही है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जब चेंज होता है तो जो अमीनो एसिड बनते हैं, जो अमीनो एसिड लगते हैं, जो प्रोटीन बनती है, उसका भी स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज हो जाता है। तो इसलिए चूंकि ये सारा कुछ चेंज होता जा रहा है, तो इसलिए हमने इनको कह दिया मल्टीपल एलील्स। बुक में इसको किस तरह से लिखा हुआ है? मल्टीपल एलील्स कैसे बन गई? जीन म्यूटेशन। कैसे बनी है ये मल्टीपल एलील्स? डीएनए में म्यूटेशन आई है, डीएनए के सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में म्यूटेशन आ गई है। तो जब डीएनए में म्यूटेशन आएगी, इट कैन प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन। तो एक जीन की बहुत सारी एलील्स बन सकती हैं। 300 प्लस जीन्स जो है ना, कुछ 300 प्लस एलील्स तक एक जीन की जो है वो देखी जा चुकी हैं अभी तक। ऑल सच, अब ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है मल्टीपल एलील्स की। ऑल सच ऑल्टर्ड ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन पेयर हुज नंबर इज मोर देन 2 आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। बहुत आसान डेफिनेशन है। देखें, अलील की डेफिनेशन में पहले ही आती है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड एलील्स। ऐसे ही है। और मैंने कहा मल्टीपल अलील होने के लिए जरूरी है कि उनका जो अलील्स का नंबर है उस जीन का वो 2 से ज्यादा हो। 3 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, बेशक 200 हो, लेकिन 2 से ज्यादा हो, ठीक है। तो मैंने कह दिया ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन पेयर हुज नंबर इज मोर देन 2। अगर 2 से ज्यादा नंबर है उस उन अलील्स का, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स का, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल अलील्स। लेकिन अब ये बात देखिए, ऑल्टर्ड ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो देखो ना, ये जो जीन में अलील बनी है, ये असल में म्यूटेशन से चेंज होकर बनी है ना। इनमें डीएनए चेंज हो गया। तो जब डीएनए म्यूटेशन से चेंज हो गया तो डीएनए ऑल्टर्ड नहीं हो गया। ऑल्टर्ड का मतलब है चेंज, ऑल्टरेशन का मतलब है चेंज करके लाना, ठीक है ना। तो ऑल्टर्ड ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन पेयर आर कॉल्ड एलील्स। सिर्फ एक लिखने का अंदाज है, सही। तो वो जो जीन थी उसके अंदर म्यूटेशन आई, उस म्यूटेशन की वजह से उस जीन की बहुत सारी कॉपीज बन गई, उस जीन की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स बन गई। तो जो ये चेंज फॉर्म्स बनी है उस जीन की, उन सारी एलील्स को मिला लें, अगर वो उनका नंबर 2 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल एलील्स। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील्स। तो ऑल सच ऑल्टर्ड ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन पेयर हुज नंबर इज मोर देन 2 आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। सारी जो एलील्स हैं जीन्स, सारी जो एलील्स हैं जो इस जीन की हैं, जिनका नंबर 2 से ज्यादा होगा, तो इन सारी एलील्स को मिला के हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील्स। और इस तरह से कुछ जीन्स ऐसी हैं जिनकी 300 भी एलील्स हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको पहले ये बताया कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे 100 एलील्स हो एक जीन की, 200 हो, 250 हो, 300, जितनी मर्जी हो, एक ऑर्गेनिज्म में, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक वक्त में उन दोनों एलील्स में से कोई सी 2 होंगी। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया कि जी एक होमोलोग पे एक एलील पड़ी होनी है और दूसरे उसके काउंटर होमोलोग पे दूसरी एलील पड़ी होनी है, आमने सामने 2 ही होमोलोग है ना। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो हर क्रोमोसोम की तरह का एक एक और है, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, 22वां 22वां, 23वां 23वां, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक एक क्रोमोसोम, 3-3 सेट नहीं है क्रोमोसोम के हमारे पास। अगर 3-3 सेट होते हैं तो फिर इसमें से कोई सी 3 एलील्स हो सकती थी, लेकिन हमारे पास 2 ही सेट है क्रोमोसोम के। तो एक वक्त में एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ही एलील्स होंगी इन जीन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जीन आई की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि उसके पास जीन आई ए इधर हो और जीन आई बी इधर हो,
ठीक है। तो हैं तो असल में इसकी 3 एलील्स IA, IB और स्मॉल i। तो असल में क्या हो गया, असल में ये हो गया कि एक इंडिविजुअल में तो उसकी कौन सी होंगी, कितनी होंगी, 2 ही होंगी उनमें से, ठीक है। लेकिन अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो या फिर जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा कि जो IA एक गैमीट में आएगी और IB मियोसिस से अलग हो जाएंगी ना दोनों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था ना हमने। तो IA एक गैमीट में आएगी और IB एक गैमीट में आएगी। अब इन दोनों में से गैमीट में कितनी आएगी, सिर्फ एक। ये बात तो हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हैप्लॉइड होगा या फिर गैमीट होगा, अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा या फिर जब गैमीट बनेगा, तो असल में इन मल्टीपल एलील्स में जितनी मर्जी मल्टीपल एलील्स हो, उनमें इन सारी मल्टीपल एलील्स में से कोई सी एक एलील आएगी। गैमीट में या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में इन सारी मल्टीपल एलील्स में से सिर्फ एक एलील आएगी, और जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा उनमें से कोई सी 2 होंगी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो अगर जितनी मर्जी एलील्स हों, 200 हों, 150 हों, लेकिन एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में 2 ही होंगी, सही। तो ये छोटा सा टॉपिक एक मल्टीपल एलील्स के बारे में लिखा हुआ है। अब मल्टीपल एलील्स को हम स्विच करते हैं इसके ऊपर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। असल में मोर देन 45 ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे नाम है, लेविस, कैल, लुथरन और MNS टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, बहुत सारे। ये तो कुछ 7-8 के मुझे नाम आते हैं, इसलिए तो और बेतहाशा ब्लड ग्रुप डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन जो मेन ब्लड ग्रुप है, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड हम पढ़ते हैं और इसी के बेस के ऊपर ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन करते हैं और इसी के बेस के ऊपर सारा कुछ डिसाइड करते हैं, वो जो ब्लड ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है। इसका नाम है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर, इसने 1901 में डिस्कवर किया, ठीक है। कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1901 में ये ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया जिसका नाम है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। कार्ल लैंडस्टाइनर ने उन बाकियों में से और भी काफी सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किए। कार्ल लैंडस्टाइनर ने पूरी जिंदगी ब्लड ग्रुप से डिस्कवर करने में लगा दिए। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इसने डिस्कवर किया था, MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम इसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो 1901 में जो इसने ये वाला ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया ना, इससे पहले ये 2-4 और ब्लड ग्रुप भी डिस्कवर कर चुका था, लेकिन जो ये इसने डिस्कवर किया ना, ये ग्राउंड ब्रेकिंग था और इसकी वजह से फिर ये मशहूर हुआ और पूरी दुनिया आज भी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ती है और इसी के हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करती है। हमने कार्ल लैंडस्टाइनर से पूछा और कार्ल लैंडस्टाइनर ने हमें बताया कि ब्लड ग्रुप सिस्टम किस तरीके से, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किस तरह से हम कहेंगे, किसी का A ब्लड ग्रुप है, किसी का B है, किसी का AB है, किसी का O है। अभी हम सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप्स के साथ चलेंगे, ठीक है। A, B, AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप्स की फिनोटाइप्स हैं जो को हमें कार्ल लैंडस्टाइनर ने बताई कि किसी का ब्लड ग्रुप या तो A होगा या B होगा या AB होगा या O होगा। वैसे आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि यार किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, किसी का A नेगेटिव है, किसी का B पॉजिटिव है, किसी का B नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव को बाद में देखेंगे, दैट विल बी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में डिस्कवर होगा कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव। लेकिन अभी हम सिर्फ 4 पे चलने लगे, ठीक है। कार्ल लैंडस्टाइनर ने कहा कि अगर आप देखना चाहते हो कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, A है कि B, तो सिंपली ये देख लो कि RBCs के ऊपर एंटीजन कौन सी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? RBC के ऊपर एंटीजन कौन सी लगी हुई है। जोन सी RBC के ऊपर एंटीजन लगी होगी ना, उसका वही ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। RBC क्या है? RBC है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट एंटीजन्स लगी हुई है। एंटीजन्स का मतलब है डिफरेंट प्रोटीन्स लगी हुई है। क्या लगी हुई है? डिफरेंट प्रोटीन्स लगी हुई है। लेकिन ये प्रोटीन जब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाती हैं, तो उसकी बॉडी में इस एंटीजन को तोड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाती है, ठीक है। तो चूंकि इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है और इम्यून सिस्टम उस पर रिएक्ट कर रहा है और इम्यून रिएक्शन आ रहा है, तो इसलिए इस प्रोटीन का नाम रख दिया एंटीजन। एंटीजन क्या था? चैप्टर नंबर 14 में इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था कि एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंस जो कि दैट कैन प्रोवोक अ इम्यून रिस्पांस इन एन ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्यून रिस्पांस को उजागर कर सकता है। ऐसी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एंटीजन। और मोस्टली ये क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रोटीन्स हो, लेकिन मोस्टली क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। तो ये RBC के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगी हुई है जिनको हम कहेंगे एंटीजेंस। क्या बोलेंगे? एंटीजन। तो कार्ल लैंडस्टाइनर ने कहा कि आपने RBC देखना है, अगर RBC की सरफेस के ऊपर A एंटीजन लगी होगी तो ब्लड ग्रुप A, अगर RBC की सरफेस के ऊपर B एंटीजन लगी होगी तो ब्लड ग्रुप B, और अगर RBC की सरफेस के ऊपर A एंटीजन भी लगी होगी और B एंटीजन भी लगी होगी, दोनों एंटीजन लगी होंगी, ये नहीं कहना एंटीजन A B, कहना एंटीजन A भी लगी होगी और एंटीजन B भी लगी होगी। अगर दोनों एंटीजन लगी होंगी तो ब्लड ग्रुप हो गया AB। और अगर RBC की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं लगी होगी, RBC इस तरह खाली होगा और एंटीजन होंगी, AB और ब्लड ग्रुप सिस्टम की अभी कोई एंटीजन नहीं है, ना A ना B, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल बगैर खाली बना लिया, एंटीजन के बगैर बना लिया। कोई एंटीजन नहीं है इसके पास, उसका ब्लड ग्रुप होगा O। तुम्हारे पास कोई एंटीजन नहीं है, O, है ना। तो A एंटीजन होगी तो ब्लड ग्रुप A, B एंटीजन होगी तो ब्लड ग्रुप B, A और B दोनों एंटीजन हैं तो ब्लड ग्रुप AB, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप O। इससे ज्यादा आसान बात क्या हो, ठीक है। तो A, B, AB और O ब्लड ग्रुप्स को देखने के लिए क्या देखना है कि एंटीजन कौन सी है। अगर A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A, अगर B एंटीजन है ब्लड ग्रुप B, अगर A और B दोनों एंटीजन हैं ब्लड ग्रुप AB, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप O। ठीक हो गया। अब ये जो A और B एंटीजन हैं,
इसके साथ ना एक एंटीबॉडीज भी होती हैं, वो मैं आपको बाद में अभी बताता हूं, आगे बताता हूं। लेकिन इससे पहले ये देखो कि ये बनते कैसे हैं एंटीजेंस, कौन सी जीन होगी इसके पीछे, इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है इस ब्लड ग्रुप सिस्टम की, ब्लड ग्रुप सिस्टम की, वो हमें कार्ल एंड स्टाइनर ने नहीं बताई। वो 1925 में इसके डिस्कवर करने के 24 साल के बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था बर्नस्टेन ने समझाई कि जेनेटिक बेसिस क्या है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। उसने कहा द ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन जिसका नाम है आई, सिंगल जीन दैट इज आई, सिंगल पोलीमॉर्फिक जीन का मतलब है इस जीन की, पोली मींस मैनी, मॉर्फ मींस शेप्स, फॉर्म्स, हालत, तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, हालत है, मतलब ये इसकी डिफरेंट एलील्स हैं, क्योंकि ये मल्टीपल एलील्स हैं, इसकी भी 3 एलील्स है ना, अभी हमने पढ़ा, अभी दोबारा से पढ़ते हैं। तो चूंकि इसकी भी डिफरेंट एलील्स हैं, इसलिए इसको कह दिया पोलीमॉर्फिक। तो सिंगल पोलीमॉर्फिक जीन है, जिस जीन का नाम है जीन आई, और ये कौन से क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, आज हमें ये पता है कि हमारे बॉडी में कितनी जीन्स हैं, वो कौन सी जीन कौन कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन से लोकस के ऊपर है, हमें एक एक चीज का पता है, और उस जीन में क्या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, हमें हर चीज पता है। ये हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो किया उसके अंदर हमें हर चीज पता चल गई। ठीक है, तो ये जो है ना जीन आई, ये क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है, और क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर है और एक ही जीन है, लेकिन इस सिंगल पोलीमॉर्फिक जीन के 3 एलील्स हैं, एक है आई ए, एक है आई बी और एक है स्मॉल आई। आई ए कहती है एंटीजन ए बनाओ, आई ए स्पेसिफाइज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए, यानी आई ए कैपिटल आई ए स्पेसिफाइज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए, यानी वो ये कहती है कि एंटीजन ए बनाओ, वो एंटीजन ए बनवाती है। मतलब आई ए जीन है, जीन असल में डीएनए है, जीन होगी ट्रांसक्रिप्शन होगी, उससे बनेगा मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए से बनेगी प्रोटीन, तो जो प्रोटीन बनी, और असल में एंटीजन क्या है, प्रोटीन, तो उससे जो प्रोटीन बनी वो थी प्रोटीन ए, तो उसका हमने नाम रख दिया एंटीजन ए। तो आई ए एंटीजन बनवाती है एंटीजन ए, और आई बी जो प्रोटीन बनवाती है वो है एंटीजन बी। वही स्टेप्स होंगे, पहले ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन। ठीक है, और जो स्मॉल आई है, इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी एंटीजन, ये कोई एंटीजन नहीं बनवाती, स्मॉल आई कोई एंटीजन नहीं बनवाती, कैपिटल आई ए एंटीजन बनवाती है, आई बी एंटीजन बनवाती है, और स्मॉल आई कोई एंटीजन नहीं बनवाती। ठीक है, अब ये मैंने इसको स्मॉल लिखा है, स्मॉल क्यों लिखा, हमें डोमिनेंस रिलेशन से पता है कि जो चीज रिसेसिव होती है उसको हम स्मॉल लेटर से लिख लेते हैं। तो स्मॉल आई इज रिसेसिव टू बोथ आई ए एंड आई बी, स्मॉल आई दोनों के लिए रिसेसिव है, यानी अगर आई ए आ गया और स्मॉल आई आ गई तो स्मॉल आई का असर नजर नहीं आएगा, आई ए का असर नजर आएगा। अगर आई बी और स्मॉल आई आ गई तो स्मॉल आई का असर नजर नहीं आएगा, वो रिसेसिव हो जाएगी, बेचारी छुप जाएगी, और डोमिनेंट आई बी का असर नजर आएगा। ठीक है, एंड आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट टू ईच अदर, ये दोनों को डोमिनेंट है। ये तो हम अभी को डोमिनेंस में एग्जांपल मैंने दी थी कि आई ए और आई बी दोनों क्या है एक दूसरे के लिए को डोमिनेंट। आई ए कहती है ए एंटीजन बनाओ, आई बी कहती है बी एंटीजन बनाओ। अगर दोनों आई ए आई बी होंगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट रिलेशनशिप कौन सा हो गया, को डोमिनेंस। उसने कहा तुम अपनी बनाओ, मुझे अपनी बनाने दो, उसने कहा तुम अपनी बनाओ, मुझे अपनी बनाने दो। ठीक है, तो ये को डोमिनेंस। अब इसका डोमिनेंस रिलेशनशिप देखो जरा, नेक्स्ट मैंने क्या बताया, डोमिनेंस रिलेशनशिप इनका आपस में, इन तीनों लील्स का आपस में कैसा है, आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट टू ईच अदर, दोनों आई ए और आई बी दोनों को डोमिनेंट है, यानी दोनों अपना असर शो करेंगी, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, एंड आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन ही होगी आई ए आई बी, और फिनोटाइप क्या होगी, ब्लड ग्रुप ए बी। तो अगर आई ए और आई बी दोनों अलील्स होंगी तो फिनोटाइप, यानी फिनोटाइप ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी। सही, एंड स्मॉल आई इज रिसेसिव टू बोथ आई ए एंड आई बी, ये छोटी आई दोनों के लिए छोटी है, दोनों के लिए रिसेसिव है, आई ए के लिए भी रिसेसिव है और आई बी के लिए भी रिसेसिव है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास आई ए होनी चाहिए ना, आई ए, तो यहां तो उसके पास आई ए दोनों ही आई ए होंगी, यानी वो होमोजाइगस होगा आई ए के लिए। ठीक है, या फिर वो हेटेरोजाइगस होगा, उसके पास आई ए होगा और स्मॉल आई। अब स्मॉल आई का तो असर नजर नहीं आना, तो आई ए ने इसको कंप्लीटली डोमिनेट कर लेना है और स्मॉल आई ने छुप जाना है, और इसने अपना असर सिखाना है। आई ए क्या कहती थी, कौन सी एंटीजन बनाओ, आई ए कहती थी ए एंटीजन बनाओ, तो ए एंटीजन बन गई। जब ए एंटीजन बनती है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। सही, और अगर ब्लड ग्रुप बी करना है तो फिर क्या, या तो दोनों आई बी कर दो, दोनों होमोजाइगस कर दो, या फिर आई बी के साथ स्मॉल आई, जब स्मॉल आई होगी आई बी इसको कंप्लीटली डोमिनेट कर लेगी, स्मॉल आई का असर नजर नहीं आएगा। जब स्मॉल आई का असर नजर नहीं आएगा तो किसका असर नजर आएगा, आई बी का। आई बी क्या कहती थी, आई बी कहती थी बी एंटीजन बनाओ, तो जब बी एंटीजन बनती थी, तो जब बी एंटीजन बनती थी ब्लड ग्रुप क्या होता था, बी, तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। सही है, तो डोमिनेंस रिलेशनशिप क्या है कि आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट टू ईच अदर एंड स्मॉल आई इज रिसेसिव टू बोथ
आई ए एंड आई बी, छोटी आई दोनों के लिए छोटी है बेचारी, और आई ए और आई बी दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कोडोमिनेंट। तो अगर ये वाला होगा आई ए आई बी तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, अगर ये होगा या ये होगा तो ब्लड ग्रुप ए, जब ये होगा या ये होगा तो ब्लड ग्रुप बी। तो देखो ना अलील आई बी क्या कहती है, बी एंटीजन बनाओ, तो जब बी एंटीजन बनती है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, बी। ये कह रही है बी बनाओ, इसमें था ये भी कह रही है बी बनाओ, ये भी कह रही है बी बनाओ, तो बी एंटीजन बनी, सिंपली ब्लड ग्रुप हो गया बी। इसमें ये कह रही है बी बनाओ, ये कह रही है कोई एंटीजन ना बनाओ, तो इसने कोई एंटीजन नहीं बनाई, इसने बी बनाई, तो बी डोमिनेंट थी इसके ऊपर, तो इसने कोई एंटीजन नहीं बनाई, इसने बी बना दी, तो बी ब्लड ग्रुप बन गया, बी एंटीजन तो बन गई ना, ठीक है। तो ये दोनों का क्या है, को डोमिनेंस है आपस में, इन दोनों की डोमिनेंस रिलेशनशिप है कि कौन सी को डोमिनेंस है, कौन सी कंप्लीट डोमिनेंस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो अलील्स है ना, ये जो अलील्स हैं आई ए आई बी, दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ। जब बेबी इनसाइड द मदर डेवलप हो रहा होता है ना, तो साथ ही अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर ही। और अपने आप को एक्सप्रेस करने का मतलब यह है कि अलील आई ए अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और फिर मैसेंजर आरएनए बनाएगी बेबी के अंदर ही, अभी प्रेगनेंसी में बेबी चल रहा है, और उसके अंदर ही प्रोटीन बनाएगी, यानी एंटीजन ए बना देगी उसके अंदर ही, ठीक है। और आई बी फिर वो अपनी मैसेंजर आरएनए बनाएगी, फिर वो बी प्रोटीन बनवा देगी, यानी एंटीजन बी बना देगी। ये अर्ली लाइफ में ही आरबीसी के ऊपर जो फीटस के आरबीसी होंगे जो कि लिवर में और स्प्लीन में बन रहे हैं, उन लिवर और स्प्लीन के जो आरबीसी बन रहे हैं, उन आरबीसी के ऊपर एंटीजन लग रही होंगी, ए एंटीजन बी एंटीजन जो सा भी उसका ब्लड ग्रुप होगा उसके ऊपर वो वाली एंटीजन लग रही होंगी उसके आरबीसी के ऊपर, ये फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैं बता क्यों रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलील्स ने अपने आप को एक्सप्रेस करना और एंटीजेंस का आरबीसी पे लगना, ये अर्ली लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, ये ड्यूरिंग फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है वो लेटर ऑन इन लाइफ स्टार्ट होती है आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ्स। जो पहले 1-2-3 महीने होंगे उसके अंदर एंटीबॉडीज बेबी उस बनाएगा उस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीजन उसके पास नहीं है। अब ये एंटीबॉडीज वाली बात समझ लो पहले, फिर ये बात सही समझ में आ जाएगी। तो पहले अलील्स का देख लो, अलील स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब इनसाइड द मदर है बेबी डेवलप कर रहा है प्रेगनेंसी में, एंड कीप्स ऑन एक्सप्रेसिंग टिल डेथ, और अपने आप को एक्सप्रेस करती रहेंगी जब तक बंदा मर नहीं जाता। तो अगर किसी बंदे का जो भी जीनोटाइप है उसमें जोन सी भी अलील्स आई हैं वो अपने आप को जो एक्सप्रेस कर रही हैं, तो उसका पूरी जिंदगी वही ब्लड ग्रुप रहना है और उसने अपने आप को पूरी जिंदगी एक्सप्रेस करते रहना है अलील्स ने। तो ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल नेवर चेंजेस, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, एक ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड ग्रुप है वो वही रहना है सारी जिंदगी, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा बात यहां पर बात ये हुई थी कि यार एक बंदा है उसके पास आपने ये देखना है कि एंटीजन कौन सी है, तो वो वाला ब्लड ग्रुप होगा। अगर ए एंटीजन है उसके पास तो ए ब्लड ग्रुप होगा, अगर बी एंटीजन है उसके पास तो बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर एंटीजन ए भी है बी भी है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ होगा। ये बात समझ में आ गई ना। जोन सी एंटीजन, कितनी एंटीजन, दो है ना एंटीजन, एक ए और एक बी है, दो ही एंटीजन है, ए है बी है, ए बी दोनों है, कोई नहीं, दो ही एंटीजन कितनी, दो, एक ए एक बी, ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अच्छा अब जो बंदे का ब्लड ग्रुप होगा ना, जोन सा भी ब्लड ग्रुप होगा, उसमें जोन सी वाली एंटीजन होगी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, जोन सी वाली एंटीजन नहीं ना होगी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। मतलब ये वाला जो बंदा है जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है, इसके पास ए एंटीजन है, इसके पास कौन सी एंटीजन नहीं है, एंटीजन बी नहीं है, तो इसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। क्या बनना शुरू हो जाएगा, एंटी बी एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या है, ये एंटीबॉडीज जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं, जो प्लाज्मा सेल्स हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, वही एंटीबॉडीज जो आपने पढ़ी थी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वही बनना शुरू हो जाएंगी इन द एब्सेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन। जोन सी एंटीजन नहीं ना होगी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी। ये लैंडस्टाइनर लॉ है, लैंडस्टाइनर का कानून है, लैंडस्टाइनर का लॉ है। उसने मल्टीपल ब्लड ग्रुप्स को चेक किया और उसने देखा कि जिसका ए ब्लड ग्रुप था ना उसके पास ए एंटीजन थी, कौन सी नहीं थी, बी, तो उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज थी। जिसका बी ब्लड ग्रुप था उसके पास बी एंटीजन थी, कौन सी एंटीजन नहीं थी, ए, तो उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज थी। क्या थी, एंटी ए एंटीबॉडीज थी। जिसके पास एंटीजन ए भी है और बी भी है, अब इसके पास दोनों एंटीजन हैं, तो इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, इसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी। और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसके पास कौन सी एंटीजन नहीं है, ए, इसके पास ए भी नहीं है, इसके पास बी भी नहीं है, तो जोन सी एंटीजन नहीं ना होगी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जानी है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है ना, ए है ना बी, तो ए एंटीजन भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज भी होंगी और इसके पास बी एंटीजन भी नहीं है, इसका मतलब इसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज भी होंगी, इसके पास दोनों एंटीबॉडीज होंगी। ये नहीं कहना एंटी ए बी एंटीबॉडीज होंगी, ये नहीं कहना
ए एंटीबॉडीज होंगी, ये नहीं कहना बी एंटीबॉडीज होंगी, कहना है एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी, एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, और इसके पास दोनों एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज होंगी। समझ में आ रही है बात? इन द एब्सेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड। जोन सी एंटीजन नहीं है, इन द एब्सेंस नहीं है ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन, दो ही एंटीजन, एक ए है एक बी है, जोन सी नहीं है दोनों में से। अगर दोनों नहीं है तो दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लो, अगर ए नहीं है तो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज बना लो बन जाएंगी, अगर बी नहीं है तो बी के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी, अगर दोनों ही हैं एंटीजन्स तो फिर उसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। ये एंटीबॉडीज का मतलब क्या है? ये एंटीबॉडीज का मतलब ये है कि ये एंटी ए एंटीबॉडीज ए एंटीजन को मार सकती है, किल कर सकती है। एंटीजन है ना, एंटीजन, एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है? एंटीबॉडीज। तो इस ए एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो कौन सी हैं? एंटी ए एंटीबॉडीज। ये एंटी ए एंटीबॉडीज इस एंटीजन ए के ऊपर जाके अटैक कर सकती है। तो अगर ये एंटी ए एंटीबॉडीज इस एंटीजन ए के ऊपर जाके अटैक करेंगी तो ये ए एंटीजन किसके ऊपर लगी है? आरबीसी के ऊपर। तो असल में अटैक किसके ऊपर होगा? आरबीसी के ऊपर, और आरबीसी टूट जाएंगे, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, आरबीसी टूटना शुरू हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आरबीसी टूटे? नहीं ना चाहते। तो इसलिए जोन सी एंटीजन है आरबीसी के ऊपर, उसके खिलाफ वाली एंटीबॉडीज नहीं बनानी। अगर उसके खिलाफ वाली एंटीबॉडीज बनानी तो वो तो अपनी एंटीजन को ही तोड़ देगा। यानी एक बंदा, उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास ए एंटीजन है, तो अगर ये एंटी ए एंटीबॉडीज बना ले तो ये तो इसके अपने आरबीसी के ऊपर, ए एंटीजन के ऊपर अटैक कर देगा और इसका अपने ब्लड तोड़ देगा। इस बंदे का ब्लड ग्रुप बी है, उसके पास एंटीजन बी है, तो अगर इसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज होती तो ये एंटी बी एंटीबॉडीज तो इसी के एंटीजन के ऊपर अटैक कर देती है, आरबीसी के ऊपर, और इसको आरबीसी को किल कर देती। तो इसका मतलब जोन सी एंटीजन उसके पास होगी ना, उस वाले के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होंगी, क्योंकि अगर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हो तो वो तो फिर एंटीबॉडीज एंटीजन पे रिएक्शन कर देंगी और मार देंगी उन आरबीसीज को। तो जोन सी वाली एंटीजन उस बंदे के पास नहीं ना होगी, उसकी दूसरी वाली के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। अगर ए एंटीजन है ठीक है, बी नहीं ना है, एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। बी एंटीजन है, कौन सी नहीं है? ए, एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी। एंटीजन ए भी है बी भी, दोनों है, दोनों एंटीजन है। अच्छा, तो अब किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए? अगर एंटी ए बनाई तो ये इसको उड़ा देंगी, अगर एंटी बी बनाई इसको उड़ा देंगी, दोनों ही आरबीसी को उड़ा देंगी। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी ना बनाओ। तो एंटीजन ए और बी दोनों अगर है ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के पास, तो उसके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, ठीक है। और ओ वाले के पास देखो क्या है, ओ वाले के पास ना तो एंटीजन ए है तो एंटी ए एंटीबॉडीज बना लो, ना तो एंटीजन बी है तो एंटी बी एंटीबॉडीज बना लो। तो फिर कौन सी बनाओ? दोनों बना लो, एंटी ए और एंटी बी दोनों बॉडीज बना लो, एंटीबॉडीज बना लो। समझ में आ गई बात? इसी को जो है ना मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना के यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस टेबल में देखो मैंने क्या लिखा है जी, 4 ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप्स हैं। एक हो सकता है ए, एक हो सकता है बी, एक हो सकता है ए बी और एक हो सकता है ओ। अगर ब्लड ग्रुप ए है यानी इसका मतलब उसके पास एंटीजन ए होनी चाहिए। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। अगर एंटीजन ए भी है और बी भी है तो ब्लड ग्रुप ए बी। अच्छा, एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। अब ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी नहीं कहना, एंटीजन दो ही है, एक ए और एक बी, ए बी कोई नहीं एंटीजन है। हमने कहना एंटीजन ए भी है और बी भी, अगर दोनों है तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो गया ओ, ठीक है। अब इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है, किस तरह ए कैसे बन सकता है? ए बन सकता है आई ए से, आई ए कैरी है ए एंटीजन बनाओ, ये भी कैरी है एंटीजन बनाओ, ए एंटीजन बना, ब्लड ग्रुप ए हो गया। आई ए कैरी थी ए बनाओ, या इस तरह भी बन सकता है, स्मॉल आई आगे रिसेसिव है, आई ए ने कहा ए बनाओ, ए बनेगी, और स्मॉल ए का कोई असर नहीं जाहिर होगा तो ए ब्लड ग्रुप हो गया। आई बी बी बन गया, आई बी स्मॉल आई कोई असर नहीं शो हुआ, बी बन गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा? कोडोमिनेंस, आई बी दोनों एलील्स होंगी, दोनों आई ने कहा ए एंटीजन बनाओ, आई बी ने कहा बी एंटीजन बनाओ, दोनों बन गए एंटीजन, ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, सही। और अगर ये स्मॉल आई जिसकी कोई नहीं सुन रहा था, कोई एंटीजन नहीं बना रही थी ये, अगर ये होमोजाइगस हो जाए, एक स्मॉल आई दूसरी भी स्मॉल आई, अब ये अगर जीनोटाइप हो तो इस स्मॉल आई ने कहा कोई एंटीजन नहीं बनानी, इस स्मॉल आई ने कहा कोई एंटीजन नहीं बनानी, दोनों होमोजाइगस थे, कोई एंटीजन नहीं बनी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ, कोई एंटीजन नहीं बनी, स्मॉल आई से कोई एंटीजन नहीं बनी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ओ। इसी तरीके से इनके खिलाफ एंटीबॉडीज देखो, इसमें ए एंटीजन है तो इसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी, इसमें बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन है तो एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी, ए बी ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन भी है बी भी है, तो दोनों ही एंटीजन हैं इसके पास, तो कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी। और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए एंटीबॉडीज भी होंगी और एंटी बी एंटीबॉडीज भी होंगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी समरी सा छोटा सा टेबल है, इसको देख लें, सही। इसके बाद मैंने देखो ये बताया आपको कि जो ये अलील्स हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगी ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये शुरू में ही, बचपन में क्या, प्रेगनेंसी में ही, फीटल लाइफ में ही अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगी और आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगना शुरू होगी, लेकिन अभी एंटीबॉडीज बनना शुरू नहीं हुई। मैंने कहा कि जोन सी एंटीजन एब्सेंट है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बननी है, लेकिन वो कब बननी है? आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स,
पहले महीने में ही बन जाती हैं, चलो पहला 1.5-2 महीने तक एंटीबॉडीज बनेंगी। पहले बर्थ होने के बाद बेबी ये देखेगा, बेबी की बॉडी देखेगी और सेल्स देखेंगे, डब्ल्यूबीसी बी लिम्फोसाइट देखेंगे कि कौन सी एंटीजन है आरबीसी के ऊपर। अगर ए एंटीजन है तो वो एंटी बी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे, अगर बी एंटीजन है तो वो एंटी ए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। अगर दोनों एंटीजन है ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो फिर वो कोई एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है, कोई एंटीजन नहीं है, ए और बी दोनों ही एंटीजन नहीं है, तो फिर वो दोनों एंटीबॉडीज बना लेंगे, एंटी ए और एंटी बी। ये कब बनेगी? ये बनेगी आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है कि अलीज अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे अर्ली लाइफ में, एंटीजन्स भी लगना शुरू हो जाएंगी, लेकिन एंटीबॉडीज कब बनना शुरू होंगी? बर्थ के बाद, कुछ अरसे के बाद। ठीक हो गया? तो यही बात मैंने यहां पे लिखी है कि एंटीबॉडीज अपीयर इन प्लाज्मा ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। एंटीबॉडीज कब बनना शुरू होंगी प्लाज्मा में, कब नजर आएंगी, कब नजर आना शुरू होंगी ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में कब नजर आएंगी? ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, अपनी जिंदगी के पहले कुछ महीनों में नजर आना शुरू होगी। ठीक है, दे आर नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पे पाई जाती है। नेचुरली अकरिंग, लैंड साइंस ने तो लॉ बना दिया ना, लेकिन वैसे असल में कुदरती तौर पे पाई जा रही हैं। किस बेस पर? नेचुरली अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन। जोन सी एंटीजन नहीं ना है कॉरेस्पॉन्डिंग, उसकी जोन सी वाली एब्सेंट है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। दे आर नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पे बन जाएंगी इन द एब्सेंस, गैर मौजूदगी में, ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन, जोन सी भी एंटीजन नहीं होगी। अगर ए एंटीजन नहीं है तो एंटी ए बन जाएंगे, अगर बी नहीं है तो एंटी बी बन जाएंगे। मैं कितनी बार बोलूं? ठीक है, और अगर ए और बी दोनों ही नहीं है तो एंटी ए एंटी बी दोनों बन जाएंगे। सही है ना? और अगर दोनों ही एंटीजन है, ए भी है और बी भी दोनों एंटीजन, फिर कोई एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। तो जोन सी एंटीजन नहीं होगी, उसकी एब्सेंस की वजह से उसमें वो वाली कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन के एब्सेंस में एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, ब्लड सीरम में होती हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कहां होती हैं? सीरम में। देखो सीरम क्या होता है, ब्लड, ये 9th क्लास से बताता आ रहा हूं मैं, लेकिन अभी फिर दोबारा, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा में से अगर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स फाइब्रिनोजिन को निकाल दी जाए तो पीछे जो बचेगा लिक्विड, दैट इज सीरम। यानी ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल दें, पीछे क्या बचा? पानी, उसको बोला प्लाज्मा। प्लाज्मा में से, लिक्विड पोर्शन में से, फ्लूइड पोर्शन में से अगर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, खून को जमाने वाली प्रोटीन्स निकाल दें, फाइब्रिनोजिन निकाल दें, पीछे क्या बचा? सीरम। तो जो ये एंटीबॉडीज बन रही हैं, ये कहां पे होंगी? सीरम के अंदर होंगी। तो ऐसा सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज हैं उसे बोलेंगे एंटी सीरम। क्या बोलेंगे? एंटी सीरम। ऐसा ब्लड सीरम containing antibodies in it is called anti-serum। ऐसा सीरम जिसके पास एंटीबॉडीज होंगी, ब्लड सीरम containing antibodies is called anti-serum, उसको एंटीसीरम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं ट्रांसफ्यूजन के ऊपर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर आ जाएं कि कौन सा ब्लड किसको देना है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है और कौन कौन सा किस किस से रिसीव किया जा सकता है। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स बात है। बुक वाले ने तो थोड़ी सी 2 लाइनें लिख के अपनी जान छुड़ा ली है कि ये इसको दे दो, ये इसको दे दो और बस ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। सही है, लेकिन हमने इसको अच्छी तरीके से समझना है और हर का एक का देखना है कि भाई कौन किसको लगाया जा सकता है, कौन सा किसको नहीं लगाया जा सकता। अभी पॉजिटिव नेगेटिव से हटा के बात करनी है हमने, 4 की, ए बी और ओ की बात करनी है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बात याद रखनी है, जोन सा भी अब जो ब्लड ग्रुप आप ट्रांसफ्यूज करोगे तो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज करने में 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे, 2 बंदे होंगे। एक होगा बंदा जिसको ब्लड लग रहा है, वो है रिसिपिएंट, वो ब्लड रिसीव कर रहा है। एक बंदा होगा वो जो ब्लड दे रहा है, वो डोनेट कर रहा है, वो है डोनर। तो जो ब्लड दे रहा है वो है डोनर और जो ब्लड ले रहा है वो क्या है? रिसिपिएंट। जो ब्लड दे रहा है वो क्या है? डोनर, और जो ले रहा है ब्लड वो क्या है? रिसिपिएंट। ठीक है, अब आपने जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है ना, तो आपने ये देखना है कि जो रिसिपिएंट ऑर्गेनिज्म है, जो रिसिपिएंट बंदा है, उसके अंदर एंटीबॉडीज ना हो उस ब्लड ग्रुप के खिलाफ जिसकी एंटीजन उसके पास है। डोनर वाले ब्लड ग्रुप की एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज ना हो रिसिपिएंट के पास। मतलब देखो एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप है बी, तो उसको अगर हम ए ब्लड ग्रुप लगाते हैं ए, तो बी ब्लड ग्रुप जिस बंदे का है रिसिपिएंट, उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज हैं। तो अगर हम उसको ए ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, तो जैसे ही वो ए एंटीजन वाला आरबीसी उसके पास जाएंगे अंदर बॉडी में, तो वो एंटी ए एंटीबॉडीज ए एंटीजन को तोड़ देंगी और आरबीसी को तोड़ देंगे और आरबीसी की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन शुरू होगी तो आरबीसी गुच्छे बना लेंगे, क्लंपिंग ऑफ द आरबीसी हो जाएगी, आरबीसी गुच्छे बना लेंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ, टूट के बेचारे। इस क्लंपिंग ऑफ द आरबीसी को, आरबीसी गुच्छे बनाने को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन, AGGLUTINATION, एग्लूटिनेशन। ठीक है, अब जब ये एग्लूटिनेशन हो जाएगी और आरबीसी क्लंपिंग हो जाएगी, फंस जाएंगी, तो हो जाए क्या फर्क पड़ता है? फर्क बड़ा पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो ये क्लंपिंग वाले आरबीसी हैं, जुड़े हुए आरबीसी हैं, जब ये जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के पास, तो ब्लड कैपिलरीज में से आरबीसी वैसे तो गुजर जाते हैं, पास कर जाते हैं, लेकिन जब ये आरबीसी का गुच्छा बना होगा वो कैपिलरीज में जाके फंस जाएंगे
और वो कैपिलरी जिस आगे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही थी, टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दे रही थी, तो वो जब आरबीसी जाके उस कैपिलरी के एंड पे फंस जाएंगे तो वो ब्लड और न्यूट्रिएंट्स उस टिश्यू के पास ऑक्सीजन पहुंच पाएगी नहीं, तो वो टिश्यू मरना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमने एग्लूटिनेशन नहीं होने देनी, हमने क्लंपिंग ऑफ आरबीसी नहीं होने देनी। रिसिपिएंट के पास एंटीबॉडीज देखनी है कि रिसिपिएंट के पास एंटीबॉडीज ना हो उस एंटीजन के खिलाफ जिसका ब्लड ग्रुप आप उसको लगाने लगे हो। ठीक है, बी से चलते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा दुनिया में जो कॉमन ब्लड ग्रुप है वो है ओ पॉजिटिव, और पाकिस्तान में सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है वो है बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हम बी से शुरू करते हैं। अगर बी बंदा है, एक बंदा जिसका बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके पास एंटीबॉडीज कौन सी है? एंटी ए। इसको ए वाला नहीं लगाना, ब्लड ग्रुप ए नहीं लगाना। तो पहले तो सिंपली याद रखोगे कि उसको कौन सा ब्लड ग्रुप देना है, जिसका जो सा ब्लड ग्रुप है उसको वो देना है। अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है उसको ए लगाना है, अगर किसी का बी है उसको बी लगाना है, किसी का ए बी है उसको ए बी लगाना है, किसी का ओ है उसको ओ लगाना है, जिसका जो है उसको वही लगाना है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो नहीं मिल रहा ब्लड ग्रुप जो उसका है, फिर कौन सा लगाया जा सकता है? तो देखो, एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, मैं बी हूं, तो मेरे पास कौन सी एंटीबॉडीज है? एंटी ए एंटीबॉडीज। तो मुझे ए एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप नहीं लगाना। ए एंटीजन किसके पास है? ए एंटीजन है ए ब्लड ग्रुप के पास, और ए एंटीजन है ए बी ब्लड ग्रुप के पास। तो मुझे ए और ए बी नहीं लगाना, तो मुझे बी और ओ लगा सकते हैं। ठीक हो गया। एक बंदा उसका ब्लड ग्रुप है ए, उसके पास कौन सी एंटीबॉडीज हैं? उसके पास है एंटी बी एंटीबॉडीज। अब इसको बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप नहीं लगाना, ना तो बी लगाना है ना ए बी लगाना है, तो फिर कौन सा लगा सकते हैं? ए लगा सकते हैं और ओ लगा सकते हैं। ठीक हो गया। एक बंदा उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, एक बंदा उसका ब्लड ग्रुप है ए बी। ए बी वाले बंदे के पास एंटीबॉडीज कौन सी हैं? ए बी वाले ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडीज कौन सी हैं? कोई भी नहीं है। ए बी वाले बंदे के पास एंटीजन तो है दोनों, एंटीबॉडीज कौन सी हैं? कोई भी नहीं। तो ए बी को कौन सा ब्लड ग्रुप लगाएं? एक तो ए बी लगा दें। लेकिन अगर मैं ए लगा दूं ए, तो ठीक है, इसके पास ए एंटीजन है, लेकिन इसको इसके पास क्या एंटी ए एंटीबॉडीज हैं इसको तोड़ने के लिए? नहीं। तो मैंने कहा था एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए रिसिपिएंट के पास, तो इसके पास तो कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है। तो इसको चाहे ए लगा दो, चाहे बी लगा दो, चाहे ए बी लगा दो, चाहे ओ लगा दो, कोई भी लगा दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास एंटीबॉडीज ही नहीं है जो रिएक्ट करेंगी आने वाली एंटीजन के साथ। ठीक है, इसके पास ना तो एंटी ए एंटीबॉडीज है ना एंटी बी एंटीबॉडीज है। तो चूंकि एंटी ए एंटीबॉडीज नहीं है तो ए लगा सकते हैं, एंटी बी एंटीबॉडीज भी नहीं है तो बी भी लगा सकते हैं, और ए बी तो खुद है तो ए बी लगा सकते हैं, और ओ भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चारों ब्लड ग्रुप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि ए बी ब्लड ग्रुप को आप सारे ब्लड ग्रुप लगा सकते हो। ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सारों से खून ले सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया से जो सा मर्जी ब्लड ग्रुप लगा दो इसको। ठीक है, इन चारों में से। अच्छा, अब ओ पे आ जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप है ओ। अब ओ के पास कौन सी एंटीबॉडीज है? ओ के पास एंटी ए एंटीबॉडीज भी हैं और एंटी बी एंटीबॉडीज भी हैं। ओ के पास एंटी ए भी है, एंटी बी भी है। अगर ओ को ए ब्लड ग्रुप लगाया, उसमें एंटीजन ए होगी, वो उसको उड़ा देगा। अगर इसको बी ब्लड ग्रुप लगाया तो उसके बाद बी एंटीजन होगी, उसको उड़ा देगा। अगर ए बी लगाया, इसके पास दोनों एंटीजन होंगी, दोनों उसको उड़ा देगी। तो इसका मतलब ओ को कोई भी नहीं लगा सकते इन तीनों में से। ओ को सिर्फ कौन सा लगा सकते हैं? ओ ही लगा सकते हैं बस। ओ को सिर्फ कौन सा लगा सकते हैं? ओ। ठीक है, लेकिन ओ किस किस को ब्लड दे रहा था? ओ सबको दे रहा था ब्लड। ओ ए को भी दे रहा था, ओ बी को भी दे रहा था, ओ ए बी को भी दे रहा था, और ओ को भी दे रहा था। देखो, मैंने कहा कि जिस बंदे का ब्लड ग्रुप है ए, उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, उसको बी नहीं देना, यानी उसको बी वाला ब्लड ग्रुप नहीं देना, बी एंटीजन वाला, और ए भी नहीं देना, ए और ओ दे सकते हैं। फिर मैंने कहा जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, उसको ए नहीं देना और ए बी नहीं देना, तो उसको बी और ओ दे सकते हैं। ठीक है, ए बी को मैंने कहा यूनिवर्सल रिसिपिएंट सबसे ले सकता है, और ओ को भी दे सकता है, तो ओ भी सबको दे रहा है ना। तो इसका मतलब यह है कि ओ क्या हो गया? ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर, ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक हो गया। बुक वाले ने इसको किस तरह से लिखा है? बुक वाले ने लिखा है कि ब्लड ग्रुप ए कैन बी ट्रांसफ्यूज टू ए एंड ए बी, एंड ब्लड ग्रुप बी कैन बी ट्रांसफ्यूज टू बी एंड ए बी। ए बी को तो सभी दे सकते हैं ना भाई। ठीक है, और ओ कैन बी ट्रांसफ्यूज टू ओ ए बी यूनिवर्सल डोनर है। ए बी किसको दे सकता है? सिर्फ ए बी को दे सकता है ब्लड। तो ये तो थोड़ी सी बात है, छोटी सी। ठीक है, इसको हम बुक से पढ़ लेते हैं अभी कि क्या लिखा हुआ है। जो लाइंस लिखी हुई है उसको मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ना इन चारों ब्लड ग्रुप्स को डोनर रख के और चारों ब्लड ग्रुप्स को फिर बाद में रेसिपिएंट रख के पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा किस किस को दे सकता है। ठीक है, अभी जिस तरह ना ये समझ लें कि ए ब्लड ग्रुप जो है ना, अभी इसको रेसिपिएंट बना लेते हैं। रेसिपिएंट के हिसाब से पहले पढ़ लेते हैं कि रेसिपिएंट के हिसाब से कौन कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस को लगाया जा सकता है। ठीक है,
तो अगर हम पहले बात कर लें ए की कि जी ए है, ए को कौन सा ब्लड ग्रुप लगाया जा सकता है, बी है, बी को कौन सा ब्लड ग्रुप लगाया जा सकता है, ए बी को कौन सा ब्लड ग्रुप लगाया जा सकता है, और ओ को कौन सा ब्लड ग्रुप लगाया जा सकता है। मैंने कहा था ये रिसिपिएंट है, मैंने कहा था रिसिपिएंट में एंटीबॉडीज देखनी है कि एंटीबॉडीज नहीं हो वो वाली एंटीजन के खिलाफ जो सी आप लगाने लगे हो। तो देखो जो तो जिसका ब्लड ग्रुप है उसको वो तो लगाना ही है ना, ये रिसिपिएंट है और ये डोनर है। ए को ए लगा दो, बी को बी लगा दो, ए बी को ए बी लगा दो और ओ को ओ लगा दो, ये तो ठीक हो गया, सही है। अब ए है, ए को अगर हम ए के पास कौन सी एंटीबॉडीज हैं, एंटी, ऐसा तुक्का नहीं लगाना कि कौन सा किसको ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं जी, मैं पूछूं कौन सा ए को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, वो सर वो ए दे दें, ए बी दे दें, वो सोच के बोलना है, ऐसे नहीं कि जी वो ठीक है जी चार तो हैं उनमें से कोई तो ठीक होगा, है ना, 25% चांस तो है ठीक होने का। सोच के ए को कौन सा ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, ए के पास एंटीबॉडीज कौन सी है भाई, एंटी बी, तो बी वाली एंटीजन नहीं लगानी, बी वाली एंटीजन दो के पास है, एक बी के पास एक ए बी के पास, तो ए वाले ब्लड ग्रुप को बी और ए बी ना लगाओ, तो फिर पीछे क्या रह गया, ए और ओ, तो ए और ओ लगा दो, ठीक हो गया। बी के पास कौन सी एंटीबॉडीज है, एंटी ए, तो ए वाली एंटीजन नहीं लगानी, तो ए ब्लड ग्रुप वाले के एंटीजन ए है और ए बी के पास भी एंटीजन ए है, तो ये दोनों लगाओ, ए और ए बी, तो फिर कौन सा लगाओ, बी लगाओ, और पीछे कौन सा रह गया, ओ लगाओ, ठीक हो गया। ए बी को कौन सा ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है, खुल के लगाओ इसको, कोई टेंशन नहीं है, इसको सारे लगा सकते हैं, ए लगा दें, बी लगा दें, ओ लगा दें, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। और ओ को कौन सा ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, सिर्फ ओ, क्योंकि ओ के पास एंटी ए एंटीबॉडीज भी हैं, एंटी बी एंटीबॉडीज भी हैं, अगर मैं ए ब्लड ग्रुप लगाऊंगा वो उसको उड़ा देगा, अगर बी लगाऊंगा वो बी को उड़ा देगा, अगर मैं ए और बी ए बी लगा दूंगा वो दोनों ही उड़ा देंगे, ठीक है, उसका मतलब ओ को सिर्फ ओ ही लग सकता है, ओ को कोई और ब्लड ग्रुप नहीं लग सकता, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इन्हीं ब्लड ग्रुप्स को हम जो है ना वो डोनर बना लेते हैं और डोनर बना के देखते हैं कि कौन किस किस को दे सकता है, ठीक है, मैं डोनर यहां लिख देता हूं, ये डोनर है और ये वाले सामने वाले रिसिपिएंट है, ठीक है। अब ये किस किस को ब्लड दे सकते हैं, पहले तो ये मैंने बताया कि ये वाले चारों ब्लड ग्रुप्स किस किस से ब्लड ले सकते हैं, अब मैं बताने लगा कि ये वाले किस किस को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। ए किस किस को ब्लड दे सकता है, बी किस किस को ब्लड दे सकता है, ए बी किस किस को ब्लड दे सकता है, ठीक है, और ओ किस किस को ब्लड दे सकता है, तो ये हम देखने लगे, जो जिसका है वो तो उसको देगा ही, ए को देगा, बी बी को देगा, ए बी को देगा और ओ को देगा, ये तो सिंपल बात है ना पहले, ठीक है, जो जिसका है वो उसको वो तो देगा ही ना, सही। अब ए और किसको दे सकता है ब्लड, ए देगा और किसको, ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है, तो ए बी सब में लिख दें, ए बी सबसे ले सकता है ब्लड, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, और ओ किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ठीक हो गया। अब मैं बी ब्लड ग्रुप को ए वाला ब्लड ग्रुप लगा सकता हूं, अगर मैंने बी वाले को ए ब्लड ग्रुप लगाया, बी वाले के पास तो एंटी एंटीबॉडीज हैं उसको तोड़ देंगे, इसका मतलब बी को नहीं लगा सकता। ओ वाले को लगा सकता हूं, ए वाला ब्लड ग्रुप नहीं, इसके पास एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज हैं, इसको भी तोड़ देंगे, इसका मतलब नहीं, मैं सिर्फ ए वाले ब्लड ग्रुप जो है ना वो लगा सकता हूं, ए और ए बी को, बी को बी लगा दिया और ए बी को लगा दिया यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। मैं ए को लगा सकता हूं, बी, ए के पास एंटी बी एंटीबॉडीज है, बी लगाऊंगा उसको तोड़ देंगे, इसका मतलब ए नहीं लगा सकता। ओ को लगा सकता हूं, ओ को लगाऊंगा अगर तो इसके पास एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज हैं, उसको तोड़ देंगे, इसका मतलब ओ को भी नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, सही है। ए बी किस किस को लगा सकता हूं, ए बी मैंने अगर ए को लगाया तो ए के पास एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, वो इसको तोड़ देंगी बी को, अगर मैंने बी को लगाया तो उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, उसको तोड़ देंगी, अगर मैंने ओ को लगाया तो ओ के पास एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज हैं, दोनों को तोड़ देंगी, इसका मतलब ये भी नहीं, इसका मतलब ए बी सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकता है, ठीक है, ए बी सिर्फ ए बी को ब्लड दे सकता है, ले सबसे रहा है, ये देखो ले सबसे रहा है ए बी ब्लड, लेकिन दे सिर्फ ए बी को ही सकता है, सही। अब ओ देखो ओ मैंने ओ को लगा दिया, ओ मैंने ए बी को लगा दिया, ठीक है, अगर मैं ओ ए को लगा दूं तो ए के पास एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, लेकिन इसके पास एंटीजन ही कोई नहीं, तो तोड़ेगा किसको, तो ए लगा सकते हैं। अगर मैंने ओ बी को लगा दिया तो बी के पास एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, लेकिन इसके पास एंटीजन ही कोई नहीं, तो किसको तोड़ेगा, इसका मतलब हम ओ को भी लगा सकते हैं, ए बी को भी लगा सकते हैं, ए बी को बी को भी लगा सकते हैं, सबको लगा सकते हैं ओ, तो ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन ओ को कौन लगा सकते हैं, ओ को सिर्फ वो ही लगा सकते हैं, ठीक है,
ओ को सिर्फ कौन सा लगा सकते हैं, ओ ही लगा सकते हैं। ओ सबको दे रहा है लेकिन लेगा सिर्फ ओ से, ठीक है। ए बी सबसे ले रहा है लेकिन देगा सिर्फ ए बी को। ओ सबको दे रहा है लेकिन लेगा सिर्फ ओ से। ए बी सबसे ले रहा है ब्लड लेकिन देगा सिर्फ ए बी को। सही है। अब इसको बुक से पढ़ लेते हैं एक बात, और दूसरी बात फिर ये एंड पे ना एक डिस्प्यूटेड पेरेंटेज वाला बात लिखी हुई है कि अगर हॉस्पिटल में कोई बच्चे शफल हो गए हैं, पेरेंट्स के बच्चे शफल हो गए हैं और गलत माँ बाप के पास गलत बच्चा चला गया है नर्सरी में पता नहीं चला कि कौन सा किसका है, तो हम ब्लड ग्रुप के हिसाब से भी अगर हमें पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पता है तो हम देख सकते हैं कि कौन सा बेबी किसका है। 100% ऑफ द टाइम तो नहीं देख सकते लेकिन आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा किसका है। तो कंप्लीट टेस्ट अगर 100% टेस्ट करना है फिर तो फिर जेनेटिक मेकअप का टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट होगा जिसको कहते हैं डीएनए टेस्ट, वो होगा और उससे फिर हमें कंफर्म होगा कि कौन पेरेंटेज है। वो भी हम डीएनए टेस्ट इंशाल्लाह 23 में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से है। और इसको देखते हैं, बुक से देखते हैं और डिस्प्यूटेड पेरेंटेज को एंड में फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। बुक वाले ने पहले एक छोटी सी बात लिखी है और फिर जो है ना उसके लिए एक एक्टिविटी भी दी है कि आप देख के बताएंगे इनमें से कौन सा वाला बच्चा कौन से वाले माँ बाप का है, ठीक है। और ये जो बात है मिक्सिंग वाली बेबीज की, तो ऐसा होना मुश्किल है आजकल के दौर में, क्योंकि जैसे ही बच्चा नर्सरी से रिसीव होता है हम उसको टैग लगा देते हैं, उसकी माँ का नाम और बाप का नाम उसको टैग पे लगा के उसके बाजू पे या हाथ पे लगा देते हैं, तो मिक्स होना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इतने बच्चे हैं, इतना हॉस्पिटल है, इतना रश है, कभी कभी गलती हो ही सकती है। तो अगर गलती हो जाए और माँ बाप कहें कि नहीं जी हमारा नहीं है बच्चा, और तो आप उससे डिस्प्यूटेड पेरेंटेज से ब्लड ग्रुप से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखें जरा, बुक से यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है जी 173। ओवर डोमिनेंस के नीचे लिखा हुआ है मल्टीपल अलील्स। तो पहले मल्टीपल अलील्स पे आ जाएं। जीन म्यूटेशंस में प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन। जब जीन में म्यूटेशन आएगी तो उस एक जीन की बहुत सारी अलील्स आ जाएंगी। सम जीन्स में हैव एज मेनी एज 300 अलील्स, और कभी कभी हो सकता है कि उन जीन की 300 से ज्यादा अलील्स हों। ऑल सच ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन हुज नंबर इज मोर देन 2। ये तमाम सारी जीन्स जिनका ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है, जिनका नंबर 2 से ज्यादा है, इनको बोलेंगे मल्टीपल अलील्स। Any two of these multiple alleles can be present in the genome of a diploid organism. एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर जीनोम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनिज्म में जितनी भी जीन्स है उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको बोलेंगे जीनोम। तो उस जीनोम में कहता है कि इन जितने भी मल्टीपल अलील्स हों, एक जीन की कोई सी 2 अलील्स ही होंगी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर होमोलॉग क्रोमोसोम ही 2 हैं और 2 आमने सामने एक होमोलॉग के ऊपर एक अलील होगी। बट अ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अगर एक ही सेट है क्रोमोसोम का, उसके पास फिर एक ही एलील होगी इनमें से। और अ गमीट के पास भी आधे क्रोमोसोम होते हैं, कैन हैव ओनली वन ऑफ द जीनोम, तो उनके पास एक ही होगी इनमें से। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, द फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल अलीलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम। इससे पहले जो ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हुए थे वो ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल अलील्स के नहीं थे, उन एक जीन की 2 ही अलील्स होती थी। जो पहले डिस्कवर हुए उनमें 2 ही अलील्स थी। एमएन और एम जो ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हुए, एमएनएस, इनमें सारे में क्या था कि एक जीन की 2 ही अलील्स थी, ज्यादा नहीं थी। लेकिन सबसे पहला ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर हुआ जिसकी 3 अलील्स थी, यानी मल्टीपल अलील्स हो गई, तो मल्टीपल अलीलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम जो पहला डिस्कवर हुआ वो था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यही सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ABO blood group system was discovered by Carl and Steiner in 1901. ABO system has 4 different phenotypes, 4 different phenotypes हैं, which are distinct from each other, जो कि एक दूसरे से सेपरेट हैं, यूनिक हैं। किस बेसिस पे? On the basis of specific antigens on the surface of RBC, कि RBC के ऊपर एंटीजन कौन सी है। A person having antigen A has blood group A. A person having antigen B has blood group B. A person having both antigen A and B have blood group AB. And a person having neither ए एंटीजन नॉर बी वुड हैव ब्लड ग्रुप ओ। कहता है अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ए और एंटीजन बी एंटीजन दोनों है तो ए बी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। जेनेटिक बेसिस तो ये आपने पहले पैराग्राफ पे हेडिंग बना लेनी फिनोटाइप्स ऑफ द ब्लड, दूसरे पे आपने बना लेनी जेनेटिक बेसिस ऑफ द एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम। जेनेटिक बेसिस किसने एक्सप्लेन की थी? बर्नस्टेन ने। बर्नस्टेन एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस ऑफ एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1925 में। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय अ सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन। एक ही जीन है जिसके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट एलील्स हैं, और क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद है। इट हैज 3 मल्टीपल एलील्स, IA, IB एंड स्मॉल i। 3 मल्टीपल एलील्स हैं इसकी, और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? इस पैराग्राफ के ऊपर आपने हेडिंग बना लेनी है डोमिनेंस रिलेशनशिप ऑफ एलील IA और डोमिनेंस रिलेशनशिप ऑफ आई जीन I, ठीक है। IA specifies the production of antigen A, allele IB specifies the production of antigen B, but small I does not specify any antigen, ये कोई antigen नहीं बनाती। Their dominance relations are interesting too, दोनों interesting है। क्यों? IA and IB are co-dominant to each other। IA and IB दोनों एक दूसरे के साथ co-dominant है, because each expresses equally in IA IB heterozygote to produce AB phenotype। क्योंकि दोनों एक दूसरे को, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी और AB phenotype बनाएंगी, दोनों एंटीजन बनाएंगी A और B, और ब्लड ग्रुप बन जाएगा AB। बट allele small I
इज रिसेसिव टू बोथ IA एंड IB, दोनों रिसेसिव हैं, स्मॉल आई रिसेसिव है दोनों IA और IB से। देयरफॉर IA और IA स्मॉल आई जीनोटाइप्स विल प्रोड्यूस फिनोटाइप A, सिमिलरली IB और IB स्मॉल आई प्रोड्यूस फिनोटाइप B। द होमोजाइगस स्मॉल आई विल प्रोड्यूस फिनोटाइप O, वो हम फिनोटाइप O बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखना है आपने, अगले पैराग्राफ पे हेडिंग बनानी है एलीलिक एक्सप्रेशन, कि जीन्स में अपने आप को एक्सप्रेस कब करेंगी और कैसे करेंगी। द ब्लड ग्रुप एलील स्टार्ट देयर एक्सप्रेशन एट देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज, बचपन में ही कर देंगी, बचपन में नहीं बल्कि प्रेगनेंसी में ही कर देंगी, फीटल लाइफ में कर देंगी, एंड कीप्स ऑन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सप्रेस करती रहेंगी टिल डेथ, मरने तक। देयरफॉर द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन नेवर चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ, एक बंदे का जो ब्लड ग्रुप बर्थ पे है, ए है या बी है, जो भी है, वो मरने के टाइम भी वही होगा। ये नहीं कि बंदा जब पैदा हुआ तो ब्लड ग्रुप ए था और मरा है तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, ऐसे नहीं होगा। एंटीबॉडीज कौन सी हैं इसमें हेडिंग बना सकते हैं पैराग्राफ पे, एंटीबॉडीज इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। दो ही हैं, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज, क्योंकि एंटीजन भी दो ही हैं, एक ए और एक बी। एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज अपीयर इन द प्लाज्मा, ये बनती हैं कब, आर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ, पैदाइश के कुछ माह के बाद। देयर आर नेचुरली अकरिंग, ये कुदरती तौर पे पाई जाती हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन, जो भी एंटीजन नहीं होगी उसके खिलाफ होंगी। द ब्लड सीरम ऑफ फिनोटाइप ए, इनके पास कौन से नहीं एंटीजन है, ए के पास बी, तो एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। दे विल एग्लूटिनेट और क्लम्प, ये अटैक कर देंगी एंटी बी एंटीबॉडीज किसी भी आरबीसी के ऊपर जिसके ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, बी। दे विल एग्लूटिनेट और क्लम्प एनी आरबीसी व्हिच हैव बी एंटीजन्स ऑन इट, ठीक है। बी फिनोटाइप अगर बी ब्लड ग्रुप है तो कंटेन एंटी ए एंटीबॉडीज है उसके पास। अब ये एंटी ए एंटीबॉडी किस पे अटैक कर देंगी, एंटीजन ए के ऊपर, किसी भी आरबीसी के ऊपर जिसके ऊपर एंटीजन ए है उसको क्लम्प कर देंगी। बी फिनोटाइप कंटेन्स एंटी ए एंटीबॉडीज इन द सीरम एंड एग्लूटिनेट any RBC with antigen A. Phenotype AB has neither anti-A nor anti-B antibodies in the serum. AB के पास कोई भी नहीं antibodies. The serum of blood type O blood type contains both anti-A and anti-B antibodies, और O वाले के पास दोनों है antibodies. The blood serum containing antibodies called serum, कभी-कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, मुफ्त के नंबर है, ऐसा सीरम जिसमें एंटीबॉडीज हो उसको बोलते हैं एंटी सीरम। अब आगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब अगले दोनों पैराग्राफ्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर हैं, और उसमें से एक छोटी सी बात है ग्लूटिनेशन की। Any blood transfusion is ideally safe, कहता कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन आइडियली सेफ होगी if it does not cause agglutination in the recipient, तो अगर वो ग्लूटिनेशन नहीं करता रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट में ग्लूटिनेशन नहीं हो रही ना तो वो आइडियली सेफ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ना ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले ना क्रॉस मैचिंग करते हैं, क्रॉस मैच फॉर द कंपैटिबिलिटी, और कंपैटिबिलिटी के लिए क्रॉस मैचिंग करते हैं, और अगर क्रॉस मैच हो जाता है ब्लड, और फिर अगर क्रॉस मैच हो जाता है तो फिर हम उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, और अगर नहीं होता, इफ इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप इज ट्रांसफ्यूज, अगर इनकम्पैटिबल हम लगा देते हैं, डेंजरस हीमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, बड़ा खतरनाक ब्लड का रिएक्शन हो सकता है। क्रॉस मैच फॉर द कंपैटिबिलिटी मतलब ये है, क्रॉस मैच का मतलब क्या है, क्रॉस मैच का मतलब ये है कि हमने जो एक डोनर है हमारे पास, एक रिसिपिएंट है, हम रिसिपिएंट के ब्लड का एक ड्रॉप लेते हैं, डोनर के ब्लड का एक ड्रॉप लेते हैं, दोनों को डालते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर ग्लास स्लाइड के ऊपर, और दोनों को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद देखते हैं कि कहीं ग्लूटिनेशन तो नहीं हो रही है। ग्लूटिनेशन का मतलब क्लम्पिंग ऑफ द आरबीसीज, आरबीसी की पुटलियां बन जाती है, छोटी छोटी गुच्छे बन जाते हैं, वो साफ नजर आ जाते हैं, और अगर नहीं नजर आ रही तो माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डोनर और रिसिपिएंट के ब्लड को मिक्स करना है, एक एक ड्रॉप लें, दोनों को मिक्स करें, अगर कोई ग्लूटिनेशन नहीं हो रही, नहीं नजर आ रही, इसका मतलब ये सेफ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें, सही है। अगर आपको नहीं भी पता कि क्या ब्लड ग्रुप है डोनर का, क्या ब्लड ग्रुप है रेसिपिएंट का, दोनों को ब्लड मिक्स करें, ग्लूटिनेशन नहीं हुई लगा दें। लेकिन अगर ग्लूटिनेशन हो गई है तो फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लूटिनेशन का मतलब यह है कि किसी की एंटीबॉडीज ने किसी के एंटीजन पे अटैक कर दी, ठीक है। यहां वो डोनर की एंटीबॉडीज एंटीजन रिसिपिएंट के एंटीजन पे भी अटैक कर सकती हैं, और रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर के एंटीजन पे भी अटैक कर सकती हैं, दोनों ही अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा अटैक कौन सा होता है, ज्यादा अटैक होता है कि रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर के एंटीजन पे अटैक कर देती है, रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर के एंटीजन पे अटैक कर देती हैं। वो क्यों, वो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये देखना है कि रिसिपिएंट के पास एंटीबॉडीज कौन सी है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये देखो कि डोनर के पास एंटीबॉडीज कौन सी है, मैंने आपको कहा कि देखो रिसिपिएंट के पास कौन सी एंटीबॉडीज है। क्यों, रिसिपिएंट का ब्लड कितना है, रिसिपिएंट के पास एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बंदा ब्लड है 5 लीटर, उसके अंदर 6 लीटर ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। और वो जो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उस बंदे को, वो जो खून लगा रहे हैं, वो कितने लीटर की बोतल लगा रहे हैं उसको, जो ब्लड खून की बोतल लगती है वो कितने लीटर की होती है, 1.5 लीटर की बोतल होती है स्प्राइट की तरह की, कितने की बोतल होती है, वो होती है आधे लीटर की बोतल, 500 ml की बोतल होती है। उस 500 ml में से भी 50 ml एंटीकोआगुलेंट होता है, ताकि वो खून जम ना जाए बोतल के अंदर, वो खून निकाल के रखेंगे तो खून वैसे जो निकलता है बॉडी से बाहर वो तो जम जाता है, तो वो बैग के अंदर ब्लड क्लॉट कर जाएगा, तो इसलिए 450 ml उसमें डालते हैं ब्लड, हम ब्लड लेते हैं, और 50 ml डालते हैं एंटीकोआगुलेंट, ठीक है, ताकि वो ब्लड कोआगुलेट ना हो, खून जमे ना। तो जो 500 ml का ब्लड है, जो हमने इसको ट्रांसफ्यूज करना है उस इंसान के अंदर, तो वो उसको ऐसे लगा देंगे पूरी बोतल, उसको थक करके बंदे के खून में डाल देंगे, नहीं, बैग लटकाएंगे बोतल का, उसको ड्रिप सेट के साथ लगाएंगे और उसको वेन में लगाएंगे, और कतरा कतरा करके ब्लड जाएगा, जो कि 2 से 4 से 6 घंटे के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, 4 घंटे में ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, एक कतरा कतरा करके, ठीक है। तो एक कतरा गया, एक कतरा गया, एक कतरा गया। अब देखो एक कतरा अगर
बी वाला ब्लड ग्रुप है रिसिपिएंट और ए वाला ब्लड ग्रुप उसको लगा देते हैं, तो बी वाले के पास एंटी ए एंटीबॉडीज 6 लीटर में पड़ी थी। तो जैसे ही हम उसको ए ब्लड ग्रुप वाला ए एंटीजन वाला ब्लड लगाएंगे, तो जैसे ही वो एक कतरा खून का उसके 6 लीटर में जाएगा, वो सारी एंटीबॉडीज अटैक कर देंगे उसके ऊपर और उसको मार देंगे, किल कर देंगे। और आरबीसी की एग्लूटिनेशन होना शुरू हो जाएगी, क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगी, रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, आरबीसी टूटना शुरू हो जाएंगे, हीमोलिटिक रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। हीमो मींस ब्लड, लिटिक मींस टूटना, लाइसिस, हीमोलिटिक रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड टूटना शुरू हो जाएगा, आरबीसी टूटना शुरू हो जाएगी। सही है। तो मैंने आपको कहा था रिसिपिएंट में देख रहे हैं एंटीबॉडीज कौन सी, डोनर की एंटीबॉडीज देखने की जरूरत नहीं है। अब डोनर की एंटीबॉडीज अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, मैंने आपको कहा था कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, ओ ब्लड ग्रुप सबको लगा सकते हैं, ठीक है। अब ओ ब्लड ग्रुप, अगर आप ए ब्लड ग्रुप को लगा रहे हो, ठीक है, ओ वाला ब्लड ग्रुप आप ए ब्लड ग्रुप को लगा दें, लगा सकते हैं ना, ओ यूनिवर्सल डोनर है। तो ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, ओ वाला ब्लड ग्रुप आपने ए को लगा दिया, ओ के पास एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज हैं। तो जब ये ओ वाला ब्लड ग्रुप आपने ए को लगाया, तो ये एंटी ए एंटीबॉडीज इसको तोड़ नहीं सकती? तोड़ सकती हैं। जब आपने ओ वाला ब्लड ग्रुप बी को लगा दिया, बी को भी लगा सकते, यूनिवर्सल डोनर है ना, तो ओ वाला जब बी को लगाया तो इसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज हैं, तो ये इसको नहीं तोड़ सकती? तोड़ सकती हैं। ओ जब ए बी को लगाया तो इसके पास एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज है भाई, और इसके पास दोनों एंटीजन है, तो दोनों इसको तोड़ सकती हैं। तो फिर क्यों लगा रहे हैं? पागल हो गए हम। ओ वाला ब्लड ग्रुप फिर क्यों लगा रहे हैं ए को, ओ वाला ब्लड ग्रुप क्यों लगा रहे हैं बी को, ओ वाला क्यों लगा रहे हैं बी को, ओ वाला क्यों लगा, शौक से नहीं लगा रहे, और लगाना भी नहीं है। ए को ए ही लगाना है, बी को बी लगाना है, ए को ए ही लगाना है, बी को बी लगाना है, ए बी को ए बी लगाना है, ओ को ओ ही लगाना है। ए को लेकिन ए के साथ ओ भी लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि यार एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत खून निकला, ब्लड लॉस हो गया, उस इतने ज्यादा ब्लड लॉस के बाद उसकी जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। इस टाइम खून बचाना बड़ा जरूरी है, खून लगना बड़ा जरूरी है उसको। तो अब होगा क्या, हुआ ये कि उसका ब्लड ग्रुप था ए, बड़ा ढूंढा, ए ब्लड ग्रुप मिला ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसका एक दोस्त आया, उसका ब्लड ग्रुप था ओ, तो उसने कहा कि मेरे से ले लें खून, में तो यूनिवर्सल डोनर, मेरे से ले लें। तो हमें अगर एक बोतल ही चाहिए खून की, तो हम उसको ओ ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं। क्यों? स्मॉल क्वांटिटी में ओ ब्लड ग्रुप भी ट्रांसफ्यूज की जा सकता है किसी भी ब्लड ग्रुप को, ज्यादा नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, एक बंदा है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, उसको आपने, उसके पास एंटी बी एंटीबॉडीज है, ठीक है, एंटी बी एंटीबॉडीज है। मैंने आपको कहा था कि रिसिपिएंट के पास डोनर की एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। तो ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन है नहीं, तो एंटी बी एंटीबॉडीज किस पे अटैक करेंगे? किसी पे नहीं कर सकती। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप की एंटी ए एंटीबॉडीज इसके ए ब्लड ग्रुप पे अटैक कर सकती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगी। क्यों? एक बंदा था जिसका ए ब्लड ग्रुप था, उसका 5 लीटर खून है, उस 5 लीटर खून के अंदर जब आप एक कतरा कतरा करके ओ ब्लड ग्रुप डालोगे, तो वो जो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज हैं, वो ब्लड में जाते साथ इतनी डाइल्यूट हो जाएंगी, इतनी ज्यादा, वो एक कतरा समझो कि एक समंदर था, एक समंदर, उस एक समंदर के अंदर आपने एक कतरा रूह अफ़ज़ा का डाल दिया, तो समंदर रेड हो जाएगा? नहीं ना होगा, उसका असर नजर नहीं आएगा ना। तो जब एक ड्रॉप एंटी ए एंटीबॉडीज का जाएगा उस ए ब्लड ग्रुप के पास ओ ब्लड ग्रुप से, तो वो जाके उसके ब्लड ग्रुप में इतना डाइल्यूट हो जाएगा कि वो एंटीबॉडी उसके एंटीजन ए के ऊपर ब्लड ग्रुप पे अटैक ही नहीं करेंगी, और वो जाके जाते साथ टिश्यूज में घुस जाएंगी और डाइल्यूट हो जाएंगी और खत्म हो जाएंगी और नजर ही नहीं आएंगी, घूम जाएंगी। इस तरह जब अगला कतरा जाएगा उसके ना, जो होंगी एंटी ए एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज, वो जाके ऐसे डाइल्यूट हो जाएंगी, टिश्यूज में जाके चली जाएंगी। तो इसलिए स्मॉल अमाउंट्स में आप काउंटर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, ओ ब्लड ग्रुप को दे सकते हो। लेकिन अगर आपने ज्यादा ही लगा दिया, यानी उसको 3-4 बोतलें लगा दी हैं ओ ब्लड ग्रुप की, अब ओ ब्लड ग्रुप में जब 4 बोतलें लगा दी हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा एंटी ए एंटीबॉडीज चली गई हैं ओ ब्लड ग्रुप की, तो अब मसला हो सकता है कि वो जाके रिसिपिएंट के ए ब्लड ग्रुप वाले के ए एंटीजन के आरबीसीज को तोड़ना शुरू कर दे, ठीक है। हो दोनों तरफ सकता है कि रादर रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर के एंटीजन को तोड़ सकती हैं, और डोनर की एंटीबॉडीज रिसिपिएंट के एंटीजन को तोड़ सकती हैं। लेकिन डोनर की एंटीबॉडीज ज्यादातर रिसिपिएंट के एंटीजन को नहीं तोड़ पाती। क्यों? क्योंकि वो डोनर की जो एंटीबॉडीज हैं, जैसे वो ब्लड में आती हैं, तो वो आकर डाइल्यूट हो जाती हैं, क्योंकि एक कतरा जब खून में आता है उतना ज्यादा टिश्यूज में घुस जाता है और उनका असर नहीं शो होता, इतना असर नजर नहीं आता। तो इसलिए आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि रिसिपिएंट के पास एंटीबॉडीज ना हो उस एंटीजन के खिलाफ जो कि डोनर के पास है ब्लड, ठीक है। चलो जी, अब इसको यहां से देखें दोबारा से। Any blood transfusion is ideally safe if it does not cause agglutination in the recipient. अगर वो agglutination नहीं कर रहा तो कोई भी blood transfusion safe है। Agglutination leads to serious result because clumped cells cannot pass through fine capillaries. Agglutination के बाद होगा क्या? Clumping हो तो RBCs हो जाएंगी और वो RBCs कैपिलरीज में से नहीं गुजर सकेंगी। जब नहीं गुजरेंगी तो क्या होगा कि वो RBCs कैपिलरीज में जाके फंस जाएंगे और वो कैपिलरीज जिस टिश्यू को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है उसको नहीं मिलेगा और टिश्यू मरना शुरू हो जाएंगे।
द ब्लड सैंपल्स ऑफ द डोनर एंड रिसिपिएंट आर क्रॉस मैच फॉर कंपैटिबिलिटी फॉर बिफोर गिविंग ट्रांसफ्यूजन। तो इसलिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले दोनों के ब्लड को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और काउंटर चेक करेंगे और दोनों की क्रॉस मैचिंग करेंगे कंपैटिबिलिटी के लिए, ठीक है। इफ इनकम्पैटिबल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज, अगर दोनों मैच नहीं किए थे और आपने ट्रांसफ्यूज कर दिए, डेंजरस हेमोलिटिक रिएक्शन अकर, ब्लड टूटना शुरू हो जाएंगे आरबीसी, बहुत खतरनाक तरीके से। Either the antibodies of the recipient destroy the RBCs of the donor or the antibodies of the donor hemolyze the RBCs of the recipient। दोनों काम हो सकते हैं, या डोनर की एंटीबॉडीज रिसिपिएंट के आरबीसीज के एंटीजन को तोड़ देंगी, या फिर रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर के एंटीजन के आरबीसीज को तोड़ देंगी, ठीक है। दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली होता क्या है, रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर की आरबीसीज के एंटीजन को तोड़ती हैं। जो डोनर की एंटीबॉडीज होती हैं वो रिसिपिएंट के एंटीजन को अटैक नहीं इतना कर पाती, क्योंकि वो जाके क्या हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं और टिश्यूज में चली जाती हैं। ब्लड ग्रुप ए कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ओनली टू ए एंड ए बी रिसिपिएंट्स। तो देखो अब यहाँ पे मैंने ट्रांसफ्यूज किया, कहता है ए कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू ए एंड ए बी रिसिपिएंट्स, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एंटी ए एंटीबॉडीज, क्योंकि इन दोनों के पास एंटी ए एंटीबॉडीज नहीं थी, ठीक है। और ब्लड ग्रुप बी कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू ब्लड ए बी एंड ए बी, क्योंकि इन दोनों के पास एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एंटी बी एंटीबॉडीज। ए बी can only be transfused into AB recipient because they neither have anti-A और anti-B antibodies। AB को सिर्फ AB दे सकते हैं, ये भी बात होगी। And O recipient can only be given transfusion from a O donor। कहता है O recipient, अब recipient की बात करें, recipient मैंने ये लिखा है, O recipient को सिर्फ O donor से आप ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन O सबको दे सकता है ब्लड। तो चूंकि O सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन अभी वो बाद में बात आएगी, पहले देखो ओ फिनोटाइप ओ कैन आल्सो बी यूज्ड एज डोनर फॉर स्मॉल ट्रांसफ्यूजन टू ए बी रिसिपिएंट, बिकॉज डोनर्स एंटी छोटी ट्रांसफ्यूजन के लिए आधी बोतल चाहिए, एक बोतल चाहिए, थोड़ी ट्रांसफ्यूजन चाहिए, ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि O recipient can only be given transfusion from O donor। Phenotype O can also be used for a donor small transfusions to AB recipient because donors antibodies are quickly absorbed by other tissues or greatly diluted in the recipient's bloodstream। जैसे वो ब्लड में जाएंगी तो इतनी डाइल्यूट हो जाएंगी कि जाके एक कतरा करके जब जा रहा है वो एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज जो दोनों O के पास हैं, तो अगर हम B को लगा रहे हैं O, तो वो जाके B के ब्लड में इतनी डाइल्यूट हो जाएंगी एंटी बी एंटीबॉडीज की वो जाके अटैक ही नहीं कर सकेंगे उसको, ठीक है। और वो टिश्यूज सेल्स अपटेक कर लेंगे, तो सेल्स अगर अपटेक कर लेते हैं तो आरबीसी तो ब्लड में है ना, तो अगर सेल्स में चली गई एंटीबॉडीज फिर तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो कोई टेंशन नहीं होगी, अब्सॉर्ब कर लेंगे टिश्यूज उसको और डाइल्यूट कर लेंगे, ब्लड में डाइल्यूट हो जाएंगे। ओ ब्लड ग्रुप्स इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, इनको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर्स, एंड ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बिकॉज दे कैन रिसीव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी अदर 4 ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे, पेज 175 पे जो है ना ये डिस्प्यूटेड पेरेंटेसी लिखी हुई है और उसकी एक एक्टिविटी भी लिखी हुई है, उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर शामिल कर दूंगा आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, क्योंकि काफी लेंथी होगी वीडियो, तो इसको आप खाली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को रखें और अगर कोई बात पूछिए नीचे कमेंट्स में पूछ लें। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।